आज हमारे नेशनल मीडिया के स्टूडियो में जननारायण प्रसाद मेहता, जो बरियठ गांव के रहने वाले हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी एक पुस्तक हक की लड़ाई का आज विमोचन हुआ है। इस पुस्तक में उन्होंने झारखंड के लोगों का दुख दर्द बयां किया है और जननारायण मेहता जी, ऐसा लगता है कि झारखंड के लोगों का दुख दर्द से वे व्याकुल होकर पुस्तक लिख डाला। तो आइए जानते हैं जननारायण प्रसाद जी से कि आखिर प्रेरणा कैसे मिली आपको पुस्तक लिखने का। जननारायण जी, देश आज़ाद होने के बाद संयुक्त बिहार में झारखंड पड़ता था। उस समय झारखंड को दक्षिणी छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। 1947 से लेकर के 1952 में जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हुआ, उसके बाद से हमेशा झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और झारखंड का हक को मारा गया। और आज झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, उसके बाद 21 साल हो गया। आज भी हम लोग जहाँ के तहाँ हैं, वैसे ही जगह पर हैं। हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चों का भविष्य अंधकार में है, वर्तमान में भी और आने वाला भविष्य में भी। जैसा अभी दशा और दिशा है झारखंड का, वह भी बदतर से बदतर होते चला जाएगा। इन सारी बातों को देखते हुए एक मेरे मन में लोगों को जगाने के लिए कि अपने हक के लिए लोग आगे आवें और अपने बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल करें। और यह प्रेरणा हमको इसलिए मिली कि अभी 2000 में अलग होने के बाद जितनी भी यहाँ व्यापार से लेकर नौकरी से लेकर के बड़े बड़े जो है से ग्रुप में काम निकाला जा रहा है, छोटे लोगों को कोई काम मिलता नहीं है। व्यापार में भी हम पिछड़ रहे हैं, नौकरी में भी पिछड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो जितनी भी खादान खोली जा रही है, उसका शोषण दोहन जो हो रहा है, उसका जो अधिकार हमको मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को, वह भी नहीं मिल रहा है। विस्थापितों का स्थिति वही है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमको लगा कि लोग मंच पर बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन जनता के बीच में एक लिखित रूप से कुछ नहीं जा रहा है। जी। हमने इनको लिखित रूप से इस चीज़ को दे करके पूरे झारखंड के लोगों को जगाने का एक संदेश दे रहे हैं और इस संदेश के माध्यम से लोग जागें, अपने हक के लिए आगे आवें। जननारायण जी, झारखंड अलग हुए 21 साल हो गया। जो फ़ायदा यहाँ लोगों को पहुँचना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। लोग आज भी बेरोजगार हैं, नौकरी के तलाश में दर दर भटक रहे हैं। 21 साल हो गए, एक बहुत लंबा टाइम, कम नहीं होता है। 21 साल। देखिए, इस 21 साल में हमारे यहाँ आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज भी लोग कुपोषण का शिकार हैं। और गरीबी की जहाँ तक बात आती है, सिंचाई की जितनी सारी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, वह भी नहीं हुआ। और हमारे किसान भाइयों के लिए जिस तरह का सुविधा होना चाहिए, वह भी नहीं होना चाहिए। शिक्षा के दृष्टिकोण से जिस तरह से यहाँ के लोगों को शिक्षित करना चाहिए, सरकारी स्कूल से लेकर के प्राइवेट स्कूल में जो लोग पढ़ते हैं, उसमें धनवान लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब गुरबा के बच्चे लोग नहीं जाते हैं उसमें, जिसके चलते हमारे यहाँ के बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। गरीबी जो शुरू से हमारे झारखंड में रहा है और आज भी है, इसका कारण है कि हमारे यहाँ जितना रॉ मटेरियल है, खनिज संपदा है, इस संपदा से हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव, गुजरात, सारा यहाँ से हमारा खनिज संपदा जाता है और वहाँ हमारे यहाँ का मजदूर ही उस फैक्ट्री में काम करता है और रॉ मटेरियल मेरा ही रहता है और वहाँ सामान तैयार होता है। यदि हमारे पूर्व के नेताओं और वर्तमान के नेताओं में यह सोच रहता कि हम यह रॉ मटेरियल का उपयोग अपने झारखंड में ही करें और झारखंड में ही फैक्ट्री खोलें, तो हमारे बाल बच्चों को नौकरी होती, हमारे यहाँ व्यापार बढ़ता, तो हमारी गरीबी दूर होती। किसान के लिए हम कहेंगे कि आज जो किसान हमारे हैं, उसके लिए सरकार समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है। आज भी हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की दिक्कत है। हमारा कोई फसल मारा जाता है, सरकार उसकी कोई मुआवजा नहीं देती है। अगर यदि वह मुआवजा दे सरकार, तो किसानों का मनोबल बढ़ेगा और यहाँ की गरीबी दूर होगा। झारखंड के प्रचुर मात्रा में यहाँ खनिज संपदा भरा हुआ है और यहाँ का लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। यहाँ के लोग गरीब रह गए और यहाँ के लोग
यहाँ के खनिज संपदा से बाहर के लोग फायदा उठा रहे हैं और झारखंड अंधेरे में है, बिजली, पानी और सड़क के लिए तरस रहा है। आपका क्या राय है? और यह खनिज संपदा हमारा जो है वह झारखंड में खनिज संपदा से लोगों को फ़ायदा मिले, इसमें आप क्या बोलेंगे? खनिज संपदा के बारे में हम बोलेंगे, बहुत समय पहले 1966-67 के पहले देश में एक बार खाद्यान्न संकट, अनाज की कमी का संकट आया था। उस समय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खाद का खोज किया, उर्वरक खाद का, जिसके चलते खनिज संपदा एक अनाज की पूर्ति हुआ सभी तरह का। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के साथ सारा खनिज का जो लूट हो रहा है, एक दिन हमारे खनिज संपदा अगर यदि सारा समाप्त हो जाएगा तो मैं उन वैज्ञानिकों से पूछना चाहता हूं, चाहे वो भूवैज्ञानिक हों या देश के सारे वैज्ञानिक हों, जियोलॉजिस्ट हों, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा खाद या कौन सा ऐसा रसायन तैयार करेंगे जो छींट देंगे जो मेरा खनिज संपदा तैयार हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो मेरे पास न खनिज संपदा रहेगा और न हमारे साथ पास जो कृषि जोग भूमि रहेगा, तो हमारे बाल बच्चे जाएंगे कहाँ? न खेती कर पाएंगे, न खनिज संपदा रहेगा, न हमारे पास धन दौलत रहेगा। तो इसके लिए मैं वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार से यह आग्रह करता हूं कि अभी भी समय है। हमारे यहाँ का जो रॉ मटेरियल चला जाता है बाहर, और वो चला जाता है सब्सिडी के आधार पर। कोयला हमारे यहाँ से जो जाता है सब्सिडी के आधार पर जाता है, वो सब्सिडी के आधार पर ना जाए, उसका जो है फैक्ट्री यहीं खोलने का काम करें, और हमारा खनिज संपदा जितना बाहर जाता है उसका सेस एंड रॉयल्टी हमको जितना मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा हमको मिले, जिससे हमारे झारखंड का विकास होगा। एक बड़ी समस्या है झारखंड में, सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पूरे फैल चुका है। कौन से? मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जैसे हम लोग घर की सीढ़ी का सफाई ऊपर से करते जाते हैं और नीचे तक चले जाते हैं, उसी तरह से हमारे झारखंड में जो भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है, इसमें हमारे जितने ऊपर के अफसरान हैं, जितने हमारे ऊपर के मंत्री से लेकर के सारे जो नेता हैं, अगर यदि उनकी सोच में झारखंड के बाल बच्चों के हक के लिए इनकी सोच बन जाए कि नहीं, यहाँ के बच्चे लोग शोषित हैं, यहाँ के गरीब गुरबा लोग शोषित हैं, मैं इनको किसी तरह का शोषण नहीं होने दूंगा, ईमानदारी पूर्वक इनका काम करूंगा, और भ्रष्टाचार के लिए जो आलम फैला हुआ है उस पर हम लोग अंकुश लगाएंगे। ये हमारा ऊपर से ही इसकी होनी चाहिए, तभी हमारा भ्रष्टाचार यहाँ समाप्त होगा। नहीं तो अंत में क्या होगा कि ये भ्रष्टाचार को देखते हुए हमारे नीचे तबके के लोग जब उग्र हो जाएंगे तो एक आंदोलन का रूप ले सकता है। अपने एक किताब में एक जगह पे यह चर्चा किया है कि यहाँ का कोई भी राष्ट्रीय पार्टी यहाँ के जनता के हित में काम नहीं करेगी। इसका क्या मतलब है जयनारायण जी? इस पर मैं बतलाना चाहूँगा कि भारत में जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है उसको राजनीति करना है, सियासत करना है पूरे भारत में, और झारखंड अलग हुआ है झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के भलाई के लिए। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी यहाँ के आदिवासी मूलवासी बच्चों के भविष्य के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको राजनीति पूरे देश में करना है। और केवल झारखंड के लिए अगर यदि कोई एक ऐसा कोई न्याय कानून लाती है जिससे केवल झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चों का लाभ होगा, तो वो सिमट जाएगी कि केवल झारखंड की ही बातें करते हैं और पूरे जो है से देश की बात नहीं करते हैं। स्थानीय नीति 1932 के खतियान का मैं जिक्र किया हूं इसमें, तो यह किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में दम नहीं है कि 1932 का खतियान यहाँ के स्थानीय नीति लागू करेगा। जी 1932 का खतियान जो शुरू जब झारखंड अलग हुआ था तो कहा गया था कि झारखंड वासियों को जो 1932 से यहाँ रह रहे हैं, जिसका 1932 का खतियान है, उसको सरकार स्थानीय मानेगी और तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी में उसको आरक्षण देगी। लेकिन ऐसा कोई पार्टी किया नहीं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? 1932 के खतियान के लिए मैं यही कहूँगा कि जब तक झारखंड में किसी भी सरकार के द्वारा 1932 के खतियान को स्थानीय नीति नहीं घोषित किया जाएगा या इसकी मान्यता नहीं दी जाएगी, तब तक झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चों का लाभ नहीं होगा। क्योंकि झारखंड जब से बना है तब से यह कोई नीति निर्धारण तय नहीं हुआ है कि स्थानीय नीति क्या होना चाहिए। एक बार बीच में माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री 1985 के खतियान
उसी 1985 के आधार पर स्थानीय नीति लागू किए, लेकिन इसके आधार पर झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी बच्चों का हक मारा जाएगा। इसलिए पुनः इस किताब के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो, 1932 के खतियान ही यहाँ का स्थानीय नीति होनी चाहिए। इसमें झारखंड के सुप्रीमो माननीय गुरुजी कई बार इसकी वकालत कर चुके हैं कि स्थानीय नीति 1932 के खतियान ही होनी चाहिए। और पूर्व में संयुक्त बिहार में भी ऐसी बात बोली गई थी कि 1932 के खतियान ही यहाँ स्थानीय नीति है। तो जब 1932 के खतियान ही स्थानीय नीति है तो झारखंड में क्यों नहीं? जी जी। तो माने 1932 का खतियान नीति लागू नहीं होने से यहाँ का बेरोजगारों को जो फायदा मिलना चाहिए था वो समुचित फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो 1932 के खतियान अगर यदि लागू हो जाता है तभी यहाँ के बाल बच्चों को समुचित लाभ मिलेगा। जब तक यह लागू नहीं होता है तब तक नहीं मिलेगा और ना भी मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोगों का हक मारा जा रहा है। 1982 में यह बिहार सरकार कानून पास की थी कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जितनी भी बहाली होगी वह जिलावार स्थानीय लोगों की होगी, लेकिन न संयुक्त बिहार में भी इसको पालन किया गया, न झारखंड अलग होने के बाद इसको पालन किया गया, जिसका नतीजा है कि आज तृतीय और चतुर्थ वर्ग में भी हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चों का नौकरी नहीं मिल रहा है।